बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं कि क्रोमोसोम का डीएनए किस तरह से काम करता है। इससे पहले मैं अपने भाई मोहम्मद अहमद हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो सीरत नबवी इतने अच्छे अल्फाज में बयान कर रहे हैं कि सुनने वालों के न सिर्फ कानों पर बल्कि दिलों पर असर करती है। उनका अंदाज़ बयान इंतहाई सादा और अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा होता है कि सुनने वाले का जी चाहता है कि वो बोलते रहें और हम सुनते रहें। उन्होंने मुतअद्दिद बार मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी हौसला अफजाई की। इसके लिए उनका भी और बाकी तमाम साथियों का जिन्होंने मेरा स्पेशली जो है हौसला बढ़ाया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर कुछ तो टॉपिक के मुतल्लिक़ है और कुछ उनके किए गए सवालात के जवाबात के सिलसिले में भी बात होगी। हाउ डज द डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। हमें पता है कि क्रोमोसोम बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक उसके क्रोमेटिड्स और दूसरा उसका सेंट्रोमेयर। ये सेक्शन सेंट्रोमेयर है और एक सेंट्रोमेयर के ऊपर मौजूद ये क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब डीएनए खालिस्तान जीन्स के टुकड़े हैं। ये मैंने बताया था कि जीन्स की इस्तिलाह सबसे पहले जोहानसन ने इस्तेमाल की, मेंडल ने इनको फैक्टर्स कहा। डीएनए अपने लॉकस के ऊपर बैठकर एक हाकम के तौर पर काम करते हैं। हाकम का काम होता है हुक्म देना, जबकि रियाया और नौकरों चाकरों का काम होता है उस पर अमल दरामद करना। तो सेल का तमाम तर डीएनए हुक्म देता है, जबकि आरएनए जो है उस हुक्म की तामील करता है। तो हमारे पास जो डीएनए का मखसूस काम होता है, उसने प्रोटीन बनवाने के लिए हुक्मनामे जारी करने होते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो बेसिकली ट्रेड्स के तयन से है कि वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होनी हैं वो किस तरह से होंगी। अदातो अतवार के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, कदोकामत के हवाले से, आंखों की रंगत के हवाले से, बालों की रंगत के हवाले से, गर्जे के तमाम तरह ऐसी ट्रेड्स जिसमें चलना, बैठना, उठना, जागना, सोना, ये तमाम अदातो अतवार जिनको हमारा सॉफ्टवेयर कहा जाता है और हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, ये मुकम्मल जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये हदायत हम अपने वालिदैन से लेते हैं और वालिदैन अपने इंसेस्टर से लेते हैं। इस तरह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है और खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। अब दो तरह से प्रोटीन की जो है वो स्ट्रक्चर की जाती है, एक तो बॉडी की स्ट्रक्चर के मुतल्लिक़ और दूसरा जो है एंजाइम, जो कि हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेट भी करते हैं, इनहिबिटेट भी करते हैं। तो लिहाजा दोनों तरह से वो काम कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज के सिलसिले के तौर पर भी वो काम कर रहे होते हैं। तो लिहाजा एंजाइम जो है वो भी बेसिकली प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनकी हदायत भी डीएनए डिलीवर करता है। अब देखते हैं कि डीएनए के ऊपर वो मखसूस पार्ट जहां पर जो है ये जीन बैठी होती है, मौजूद होती है। फर्ज करो कि ये ए है और इसके ऊपर ये स्मॉल ए है, ये बी है और ये स्मॉल बी है। इस तरह से ये अंग्रेजी हरूफ तहजी से हम इसको वैसे डिनोट करते हैं। तो जिस जगह पर ये जीन बैठी होती है किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर, लॉकस कहलाता है, जबकि इसकी जो प्लूरल है उसको हम लोसाई कहेंगे। और
डीएनए का वर्किंग प्रिंसिपल सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, यानी डीएनए के वर्क करने का जो अंदाज है उसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो बेसिस की तरतीब थी किसी भी डीएनए के अंदर, उसको हमने स्टडी किया। हमने पेयर बनाने के बारे में जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर बयान किया गया उसके मुताबिक देखते हैं कि एक स्ट्रैंड कितने नाइट्रोजनिक बेसिस पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह टेम्पलेट के तौर पर यह दूसरे के लिए काम करेगा। एडिनिन थाइमीन से, गवानीन साइटोसिन से, साइटोसिन गवानीन से, फिर थाइमीन एडिनिन से, गवानीन साइटोसिन से, और फिर थाइमीन एडिनिन से, गवानीन जो है साइटोसिन से। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है। ये जब ये रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए का एक धागा जो है इससे अलग होता है, तो वो दूसरे धागों के लिए जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तैरते फिरते हैं उनके लिए टेम्पलेट का काम देता है, सांचे का काम देता है। इसमें रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके बारे में हम जो है ना पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये दोनों धागे एक दूसरे से अलग होंगे, तो अगले धागे के लिए इसने मखसूस ये इंस्ट्रक्शन जो है अपने ऊपर रखी है। इसने ऐसा ही धागा तलाश करना है जिसकी बेसिस की तरतीब वही होगी जो धागा इससे जुदा हुआ था। बिल्कुल सेम तरतीब जो है उस धागे की होगी जो इसने गेन करना है। तो ऐसे मुतअद्दिद धागे जो हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं जिनके बेसिस की तरतीब जो है सेम वही होगी जो जुदा होने वाले धागे की थी, उसको ये अपने ऊपर चिपका लेता है। अब डीएनए जो है हमने पढ़ा कि वो हाकम के तौर पर काम करता है। डीएनए के बेसिस के ऊपर फर्ज करो कि ये हमारे पास डीएनए है और ये हमारे पास आरएनए है। डीएनए के बेसिस के ऊपर ये जो मख्फी हयातियाती इतलात हैं, ये छुपी हुई हदायत हैं जो आरएनए अपनी बेसिस के ऊपर इसको नकल कर लेता है, कॉपी कर लेता है। तमाम हदायत को आरएनए अपनी बेसिस के ऊपर कॉपी करता है। इस तरह से डीएनए की बेसिस के ऊपर मौजूद मख्फी हयातियाती इतलात को आरएनए का अपनी बेसिस के ऊपर नकल करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके बाद ये जो आरएनए है इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। जो ये पैगाम जो है जो डीएनए के पास मौजूद था वो मैसेंजर आरएनए ने अपने पास जो है कॉपी कर लिया, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद डीएनए का काम खत्म हो गया। मैसेंजर आरएनए जो है यही बात जो है वो आगे ट्रांसफर आरएनए के जरिए से मुंतकिल करता है, किसको? राइबोसोमल आरएनए को, जो दी गई हदायत के मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। यानी हुक्मनामा कहां से जारी हुआ? डीएनए की तरफ से। मैसेंजर आरएनए ने उसको अपने ऊपर कॉपी किया जिसको हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए ने इस मैसेज को पहुंचा दिया किसके पास? राइबोसोमल आरएनए के पास। आरएनए की ये 3 टाइप्स होती हैं, जबकि डीएनए की कोई टाइप नहीं होती। डीएनए बेसिकली एक तरह की है जिसको हम डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जबकि आरएनए जो है इस तरह 3 तरह का होता है और अपने वर्किंग के लिहाज से ये डिफरेंट होता है। अब राइबोसोमल आरएनए जो है ये क्या करता है कि वो मख्फी हयातियाती इतलात जो डीएनए से इसे वसूल हुई थी ये बिल्कुल उसी के मुताबिक उसको ट्रांसलेट करता है। जैसे जुमला
बेशक फ्रांसीसी में लिखा हुआ हो, इंग्लिश में लिखा हुआ हो, अरेबिक में लिखा हुआ हो, हिंदी में लिखा हुआ हो, हिंदको में लिखा हुआ हो, पश्तो में लिखा हुआ हो, हम सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन बयान करते हैं, हम उसका मानी फौत नहीं करते। मसलन लाइक दैट, एक छोटी सी एग्जांपल है, सिट डाउन, इसका मतलब क्या है? बैठ जाओ। अरबी में यही लफ्ज होता है इजलिस, इसका मतलब क्या होता है? बैठ जाओ। यानी वर्ड्स चेंज हैं लेकिन उसकी ट्रांसलेशन सेम है, उसकी ट्रांसलेशन करने में हम अपनी तरफ से कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इसी तरह राइबोसोमल आरएनए जो है, जो मैसेज वसूल कर रहा है पीछे से, उसी के मुताबिक ही प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ये इसमें कोई पॉइंट में भी जो है तब्दीली नहीं कर सकता। हाँ, कोई पीछे से अगर जीन म्यूटेशन हो गई है तो वो डीएनए के अंदर ही होगी। जीन में कोई माहौल की वजह से या फिर वरासती ताल्लुक की वजह से कोई पीछे से म्यूटेशन या अचानक तब्दीली आ गई है तो वो डीएनए के अंदर आएगी। इसने जो मैसेज वसूल करना है आरएनए ने, इसने बिल्कुल उसके मुताबिक ही प्रोटीन बनवानी है। लंबे कद की बनवानी है तो कद लंबा ही होगा, छोटे कद की बनानी है तो छोटा कद ही होगा। जिस ट्रेड की इसने पीछे से मैसेज वसूल की है उसी ट्रेड के तहत जो है ना वही प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। आरएनए का इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये दो इसके बेसिक प्रिंसिपल हैं किस चीज के? आरएनए के वर्क करने के। पहले वो ट्रांसक्रिप्ट करता है हदायत को, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है और उसके मुताबिक जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। अब किसी एक क्रोमेटिड के ऊपर दोनों साथी अलील जो हैं, ये दोनों जो जीन्स इसके ऊपर पड़ी हुई हैं अपने अपने लॉकस में, ये दोनों एक पेयर की शक्ल में होती हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं। ये मल्टीपल्स होती हैं किसी भी जीन की। अब ये दोनों जीन पेयर अगर एक जैसे हों, लाइक दैट कैपिटल ए, तो ऐसा शख्स जो है वो होमोजाइगस या फिर होमोजाइगोट कहलाता है। ठीक है। जबकि अगर ये दोनों साथी जीन जो हैं वो डिफरेंट हो, एक कैपिटल ए हो और एक स्मॉल ए हो, तो ऐसा शख्स जो है वो हेट्रोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगोट कहलाता है। ठीक है। तो आगे इस तरह से किसी भी शख्स के अंदर किसी खसूसियत के अंदाजे अजहार को उसके फिनोटाइप कहा जाता है। द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इन एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू इट्स जीनोटाइप इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। ठीक है। यानी उसके जीनोटाइप के लिहाज से ये उसकी जीनोटाइप है, यानी उसके अंदर जितना भी जीन्स है, जितने भी जीन्स हैं उनकी तरतीब के हवाले से जो उसके क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है वो उसकी जीनोटाइप कहलाएगी, और उसके मुतकाजी किसी भी खसूसियत के अंदाजे अजहार को, एक्सप्रेशन को हम उसकी फिनोटाइप कहेंगे। तो इस तरह से किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन जो हैं वो काम करती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। सिर्फ एक चीज जो है वो और समझ लें कि इसमें अक्सर जो है कैपिटल वर्ड से जिन अल्फाज को शो किया जाता है वो आमतौर पर जो है डोमिनेंट होते हैं। कैपिटल वर्ड्स वाली, यानी कैपिटल वर्ड हमने खुद रखे हैं, लेकिन जीन्स के ऊपर ऐसे ही होता है कि जो दोनों जो हैं अगर कैपिटल ए हैं तो वो तो दोनों ही डोमिनेंट है, जबकि यहां पर जो हेट्रोजाइगोट रिश्ता है इनके दरमियान, यहां पर जो कैपिटल ए है ये अगर किसी भी फर्द के अंदर मौजूद है तो वहां पर ये अपनी खसूसियत का इज़हार करेगी, जबकि जो स्मॉल ए है ये रिसेसिव रहेगी, इसकी खसूसियत पर नकाब चढ़ जाएगा। ठीक है। ये तब जाहिर होगी जब ये किसी फर्द के अंदर जाकर दोबारा इकट्ठी होगी, यानी दोनों रिसेसिव अलील जब किसी फर्द में इकट्ठी होंगी तो वहां पर अपनी खसूसियत का इज़हार करेंगी। जबकि हेट्रोजाइगोट रिश्ते के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर इकट्ठा है, या फिर इसी तरह से कैपिटल बी और स्मॉल बी अगर इकट्ठे हैं, तो ये दोनों हेट्रोजाइगोट हैं। इनमें से जो डोमिनेंट होगा, जो खसूसियत जाहिर होगी, वो कैपिटल ए और कैपिटल बी वाली होगी, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है ये रिसेसिव रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है ना समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ये विरासत के कवानीन जब हम पढ़ेंगे और इसमें आगे जो है ना वो बात होगी, तो तमाम सवालात के जवाब जो हैं उसमें इंशाल्लाह आपको दिए जाएंगे। अल्लाह।